तो योगी के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को देख रहे हैं आप, और देखिए योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और किसी भी पल ये शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी का 14 साल लंबा वनवास खत्म होने जा रहा है। यूपी की सत्ता में कमल खिलने जा रहा है। यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को। ये भगवा चोला, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि जो योगी आदित्यनाथ को बाकी नेताओं के मुकाबले एक अलग पहचान देती है। और देखिए शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो रही है। क्या हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। शपथ विधि प्रारंभ होता है। माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल जी ने माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में। उत्तर प्रदेश के 21वें और बीजेपी के यूपी में चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अब प्रदेश की कमान संभाली है। मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा। माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जी हाँ, पार्टी अध्यक्ष अभी हाल में बने, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उनको उम्मीद होगी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो भी बने अभी उससे वो नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि बीच में तो ऐसा लग गया था कि उनका बिल्कुल पत्ता ही कट गया है।
तो नाखुश नहीं होंगे, ठीक है। पिछला फेस है, पार्टी का लगातार काम करते रहे, पार्टी के उन नेताओं में से रहे जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जब भी पत्रकारों ने बात की तो हमेशा ये कहा कि हमें 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। कहा जाता है कि पार्टी के नेताओं ने भी एक बार उनको झड़क दिया था कि आप 300 करते रहते हैं, इतनी नहीं आने वाली हैं, पर वो हमेशा उसी पर आश्वस्त थे कि अब की बार 300 के पार। नम्र किस्म के नेता हैं, कई बार इनसे बातचीत हुई है, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी, तो केशव प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। तो जातिगत समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं इस टीम योगी में साधने की पूरी कोशिश। जी हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि आप देखें तो बीजेपी को जो वोट मिला था उसमें अगर सवर्ण थे तो उसमें ओबीसी भी। मैं आपका रिएक्शन लूंगी। ईश्वर की दिनेश शर्मा शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार दिनेश शर्मा लाया जाएगा। जी, दिनेश शर्मा, मैं बोल रहा हूँ कि पिछली बार जो सरकार थी अखिलेश की, तब ये आरोप था कि भाई 5.5 मुख्यमंत्री हैं, यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री, 1 दबंग मुख्यमंत्री, 2.5 के आसपास तो ये भी पहुंच ही गए हैं। ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि दर्शक जोड़ें आंकड़ा कितना बनता है इनका। जी, दिनेश शर्मा पार्टी का बहुत संजीदा फेस है। संघ के करीबी होने के साथ साथ लखनऊ और पूरे प्रदेश में एक तरीके से ब्राह्मणों के बीच में चेहरा देने की कोशिश है। वही आपने जो कहा, सामाजिक समीकरण संतुलन साधने की कवायद में मौर्य और इनको साथ में दिया गया है। जी, तो एक उप मुख्यमंत्री जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी जाति से आते हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिनेश शर्मा को बनाया गया है जो अग्र जाति से आते हैं। निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री सुरेश खन्ना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश महाना, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री दारा सिंह चौहान, श्री धर्मपाल सिंह, श्री एसपी सिंह बघेल, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री रमापति शास्त्री, श्री जय प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री ब्रजेश पाठक, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री चेतन चौहान, श्री श्रीकांत शर्मा, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, श्री सिद्धार्थ सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री आशुतोष टंडन, श्री नंद कुमार नंदी। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के सूर्य प्रताप शाही को कैबिनेट मंत्री और निष्ठा रखूंगा। देखिए, अभी जो दिबांग ने कहा कि ये भी 2.5 मुख्यमंत्री है, 2.5 की सरकार है, मैं उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा उससे सहमत होते हुए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो अनायास था, लेकिन यहाँ पे सायास और नियोजित तरीके से हो रहा है। इसके पीछे एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन को हमें समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सूर्य प्रताप शाही को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, मतलब वरिष्ठों का भी पूरा ख्याल रखा जाए। हाँ, वरिष्ठ लोगों का ख्याल रखा जा रहा है और सूर्य प्रताप शाही इस बार लहर में जीते हैं, अन्यथा बाकी समय वो जीत नहीं पा रहे थे, तो इसलिए भी उनका सूर्य प्रताप शाही का उप मुख्यमंत्रियों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भूमिहार जाति से थे मनोज सिन्हा और उनका माना गया कि पत्ता कटा है, तो उसके बाद सबसे सीनियर मंत्री के तौर पे उनको ही शपथ दिलाई गई। जी, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो संघ नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत सूर्य प्रताप शाही ने की है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर सूर्य प्रताप शाही ने श्री पत्थरदेवा सीट सुरेश से खन्ना जीत हासिल की। कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सुरेश खन्ना 8 बार के विधायक सुरेश खन्ना बड़ी जीत उन्होंने हासिल की और प्रस्ताव नाम का योगी आदित्यनाथ के भी सुरेश खन्ना नहीं रखा। सुरेश खन्ना बड़े पुराने नेता हैं और आपको पता है कि उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी संभावित उसमें माना जा रहा था और वो पिछले 2.5 साल से जो नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा एमपी के नाते जो कार्यालय है वाराणसी में, वहाँ वो रेगुलर बैठते हैं। और आप जो शाही जी का पूछ रहे थे, शाही जी असल में बीजेपी की राजनीति में योगी के विरोधी हैं। उनका टिकट काट करके कलराज मिश्रा को लोकसभा टिकट दिया गया था, तो योगी को थोड़ा बैलेंस करने के लिए इनको उस एरिया से मंत्री बनाया। सुरेश खन्ना देखिए, सुरेश खन्ना बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी रखा जा रहा था, चला था, इसलिए स्वाभाविक है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया गया है। मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बीजेपी में आए, चुनाव से ठीक पहले मायावती पर गंभीर आरोप लगाए और जीत के बाद मंत्री जी हाँ, बीजेपी में आए और अब अवार्ड के रूप में इनको मंत्री पद मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर या दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी में वो नवाजे गए हैं मंत्री पद से। इसी में इसमें ये भी हैं, सही समय पे बहुत समय मायावती के साथ ये तब इन्होंने आरोप लगाया था कि मायावती पैसे ले रही है और इनके रिश्तेदारों को टिकट देने की बात मायावती ने कही थी कि वो नहीं दे रही। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में कब आपको पाला बदलना है ये आना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो जाति समीकरण साधने की शुरुआत अगर देखी जाए तो बीजेपी की अभियान स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी से लाने के बाद हुई थी और उस समय बीएसपी बहुत आगे दिखाई पड़ रही थी चुनावी प्रचार में और जाति समीकरण में, लेकिन मौर्य उसका पहला एक तरीके से विकेट थे जो बीजेपी ने उखाड़ा था। और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या स्वामी प्रसाद स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े नेता रहे। मायावती के बाद सबसे कद्दावर नेता पिछले 5 साल से वही थे। 5 साल से नेता विधानमंडल दल थे, नेता विपक्ष थे बीएसपी के और चुनाव से कुछ ही दिनों पहले पाला बदल के बीजेपी में आए थे। अपने बेटे और बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे, हालांकि उनके बेटी को नहीं मिला और बेटे को मिला तो वो चुनाव हार गए। ये खुद अपने आप जीत के पहुंचे और कैबिनेट मंत्री बने हैं। श्री सतीश महाना कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सतीश महाना को मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। जी हाँ, सतीश महाना कानपुर से 7 बार विधायक बन चुके हैं और पहले वो कल्याण सिंह सरकार के समय में भी वहां पर नगर विकास राज्य मंत्री होते थे। और दिलचस्प है कि लगातार जो सीएम पद के तमाम दावेदारों के नाम चल रहे थे उसमें से एक डार्क हॉर्स उनको भी माना जा रहा था। हालांकि चर्चा में था, गंभीरता से शायद मेरी जानकारी में कभी नहीं था, लेकिन ये पुराने नेता हैं और इनका परिवार भी संघ से बहुत जुड़ा रहा है। इनके पिताजी राम अवतार महाना थे जो पूरे सरस्वती शिशु मंदिर की जो सीरीज रही है वो भी चलाते रहे हैं। सतीश महाना संघ के करीबी सतीश महाना भी मंत्री पद की शपथ ले करीबी हैं, कानपुर से 6-7 बार विधायक हैं, आपको पता है। तो वरिष्ठ, ये क्योंकि जिस तरह नए लोग सीएम और डिप्टी सीएम बने हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो कुछ पुराने मंत्री अगर रहेंगे तो काम करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए इन्होंने वरिष्ठ लोगों को तरजीह दी है। उनमें से एक महाना का भी नाम है। मैं सतीश महाना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल समारोह जारी है। कृपया शपथ ग्रहण करने का बुलाया गया है शपथ ग्रहण के लिए। जी हाँ, राजेश अग्रवाल जो वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली बात है। आपको याद होगा नोटबंदी के बाद लगातार कहा जा रहा था कि किस तरीके से वैश्य समुदाय और खासतौर से व्यापारी समुदाय बहुत नाराज है, और राजेश अग्रवाल संघ के वो भी बहुत करीबी माने जाते हैं और इसलिए उनका यहाँ पर आना लाजमी है। राजेश अग्रवाल नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में जो वैश्य समुदाय है उसे पार्टी के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। बरेली से कई बार विधायक हैं और पार्टी के उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी के जो ऑफिसेस देश भर में बन रहे हैं, कार्यालय, उनके लिए एक कमेटी बनी है, उसके ये मेंबर हैं। तो ये भी एक प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में है, वैश्य समुदाय से हैं, इसलिए इनको भी महत्व दिया है पार्टी ने, ताकि थोड़ा पुराने लोग नाराज ना हो। बिल्कुल, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के करीबी भी माने जाते हैं। राजेश अग्रवाल इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये टीम योगी जिसका शपथ ग्रहण इस वक्त जारी है, जाति और क्षेत्र के तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश इस टीम योगी के जरिए। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। कांग्रेस से आई रीता बहुगुणा जोशी मंत्री बनाए जा। जी, रीता बहुगुणा जोशी को मंत्री बनाया जाना बहुत स्वाभाविक है। आप याद करें कि यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को उन्होंने हराया है और वो उन सीटों में से रही है जो बीजेपी पिछले कई बार से नहीं जीत पा रही थी, और वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही, दिग्गज नेता रही हैं। और उनके भाई और उनके पिता शिवम हेमवती नंदन बहुगुणा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इनके भाई विजय बहुगुणा वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये पहाड़ के वोटरों को साधने के लिए एक मैसेज देने के लिए लाया गया था। कद्दावर नेता हैं, तो उनका भी यहाँ होना पर बहुत स्वाभाविक। दल बदलुओं को भी मंत्री पद से नवाजा गया है। जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने देखा, ये दूसरी ऐसी नेता हैं जो दूसरी पार्टी से ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में आई और उनको मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। ये प्रदेश अध्यक्ष रही बड़े लंबे समय तक कांग्रेस की, और कांग्रेस की कद्दावर नेता थी। एक बड़ा coup माना गया कि जब ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई, और उनके कद के हिसाब से उनको मंत्री पद दिया जा रहा है। इलाहाबाद की मेयर जो है वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बनी। जी हाँ, उसके बनी थी, और ये इनके पिताजी इमरजेंसी के दौरान मुख्यमंत्री थे, जो संजय गांधी से झगड़े की वजह से हटाए गए थे और एनडी तिवारी को लाया गया था। इनके भाई ने जिस तरह उत्तराखंड में कांग्रेस से विद्रोह करके बीजेपी ज्वाइन करी थी, उसके बाद उस अभियान के तहत इन्होंने यूपी में ज्वाइन किया। और ये जाहिर सी बात है, अभी आप देखेंगे ब्रजेश पाठक का नाम है, कई सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो रीता बहुगुणा जोशी ने शपथ ले ली है। श्री दारा सिंह चौहान कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। दारा सिंह चौहान। जी, दारा सिंह चौहान वो भी बीएसपी से ही आए हुए और नेता हैं। तो मैंने जो कहा कि पूरी जो कोशिश थी बीजेपी की सामाजिक समीकरण साधने में, सबसे ज़्यादा उनके निशाने पर बीएसपी के ही तमाम नेता थे। दारा सिंह चौहान, अगर आपको याद हो, पिछली लोकसभा में बीएसपी के अहम चेहरों में से थे जो अक्सर तमाम मुद्दों पर बात रखते थे। तो इसलिए उनको लाया गया था, और आज उनको दल छोड़ने का तमाम जैसे दल बदलुओं को जो एक सौगात मिली, उनको भी ये उसका तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान बीएसपी में सेंध लगाने में बीजेपी की जो रणनीति थी वो कामयाब हुई और अब तोहफा दिया जा रहा है। जी, दरअसल ये दारा सिंह चौहान ओरिजिनली बीएसपी के नेता थे, सांसद भी रहे, और उसके बाद में बसपा छोड़ के सपा में आ गए थे, और अब बीजेपी में आए हैं। तो अब बीजेपी में विधायक का चुनाव लड़े और जीते, और अब मंत्री बनाए जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान ने शपथ ले ली है और अब अगले मंत्री का नाम पुकारा जाएगा शपथ ग्रहण के लिए।
श्री धर्मपाल सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। धर्मपाल सिंह। जी, धर्मपाल सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और बड़े नेता रहे हैं। आंवला से तीसरी बार बीजेपी के विधायक, जैसा हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बने हैं और उनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव था और उनकी जातिगत वोटों का सिर्फ उनकी सीट पे नहीं, आसपास की तमाम सीटों पे फर्क पड़ा था। और राजनाथ सिंह के साथ साथ वो अमित शाह के भी काफ़ी करीबी हैं और यहाँ पर शायद उसी की उनको पूरा समीकरणों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि जाति समीकरण साधने उसी वजह से उनको यहाँ कैबिनेट बनाया गया। राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना। धर्मपाल सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा। ये धर्मपाल सिंह जो बीजेपी की बहुत समय से एक कम्युनिटी वोट देते आई है, वो लोध कम्युनिटी से हैं, आंवला से विधायक चुने गए हैं और इनका कई बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नाम चला, लेकिन बेचारे रह गए प्रदेश अध्यक्ष बनने से। तो ये भी बड़े पुराने नेताओं में हैं बीजेपी के, इनको भी मंत्री बना करके कई हम देख रहे हैं कि जैसे वो दल बदलुओं को बना रहे हैं, ऐसे ही अपने पुराने कई सारे विधायकों को मंत्री बना रहे हैं ताकि संतुलन बना रहे। मतलब पूरी तरीके से जुगत जो है वो 2019 को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, बिसात 2019 के लिए बिछाई जा रही है। ये टीम योगी है। फिलहाल धर्मपाल सिंह शपथ ले रहे हैं। या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। कैबिनेट मंत्री बन गए धर्मपाल सिंह। अब अगले मंत्री का नाम पुकारा जाएगा। एसपी सिंह बघेल कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। एसपीएस बघेल को भी दल बदलने का फायदा। जी, एसपीएस बघेल टुंडला विधानसभा सीट से जीते थे चुनाव और ये कठिन सीटों में से एक मानी जाती थी और ये राजनाथ सिंह के बहुत करीबी हैं और इनको पार्टी में लाने का श्रेय भी राजनाथ सिंह को ही जाता है और ये तमाम दलों में होकर लौटे हैं और पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति। एसपीएस सिंह बघेल राजनाथ सिंह पार्टी में लेकर आए। जी हाँ, ये सपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इनको अमित शाह ने भाजपा का जो पिछड़ा मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, उसका अध्यक्ष बनाया था और ये भी एक तरह से कहा जाए कि वो नॉन यादव पिछड़ों ने जो उनको वोट दिया है, जो ये मान रहे हैं, उसमें से अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इनका भी नाम शामिल किया गया। नहीं करूंगा। श्री सत्यदेव पचौरी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं की गोविंद नगर सीट से जीते हैं। पहले ये कानपुर में एक सीट होती थी आर नगर विधानसभा, वहां से अक्सर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पिछली बार भी ये गोविंद नगर सीट से ही चुने गए थे। इससे पहले गोविंद नगर सीट कांग्रेस के कब्जे में 2 बार से जा रही थी, लेकिन जब ये गए थे सत्यदेव पचौरी वहां पर है। और चूंकि कानपुर से एक विधायक सतीश महाना को लिया गया था जो खत्री समुदाय से आते थे, ये वहां पर इनको ब्राह्मणों का प्रतिनिधि माना जाता है और एक जो ब्राह्मण सीट उस कोटे के तहत जो जाति समीकरण सामंजस्य बैठाने की कवायद है, उसके तहत इनको भी इस बार इनका भी नंबर लगता है। बिल्कुल, तो जातिगत समीकरण बिठाने की तो कहीं ना कहीं कोशिश, लेकिन साथ ही साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये कानपुर के हैं पचौरी साहब, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे 2014 में कानपुर से, लेकिन पहले इनकी सीट पर कलराज जी दावेदार हो गए और कलराज जी का भी टिकट काट करके फिर जोशी जी को दिया गया वहां से। तो ये प्रदेश की जो भाजपा राजनीति है उसमें कई बार प्रमुख पदों पर रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं और जाहिर सी बात है जातीय संतुलन साधने के लिए, क्योंकि ये ब्राह्मण हैं, तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बीजेपी ने एक प्रयत्न किया है और कानपुर के हैं तो थोड़ा रीजनल बैलेंस भी हो रहा है। रीजनल बैलेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पूर्वांचल से आ रहे हैं, तो ऐसे में मंत्री ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे हिस्से। जी, लेकिन ये सेंट्रल यूपी से हैं और ये देख रहे हैं हम लोग कि जो अधिकतर विधायक जीते हैं वो सब अधिकतर पहली बार जीते हुए हैं। जो पुराने विधायक हैं वो कम हैं, उन्हीं में से कुछ पुराने विधायकों को, हालांकि इनमें से कोई पहले मंत्री नहीं रहा है, उनको अब मंत्री बनाया जा रहा है।
श्री रमापति शास्त्री कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। रमापति शास्त्री को बुलाया गया है शपथ लेने के लिए। जी, ये बीजेपी के पुराने नेताओं में से हैं और गोंडा के मनकापुर से, जैसा हम देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक रहे हैं और ये भी पूर्व बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इस समय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी ही टीम के मेंबर माने जाते रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो पुराने लोग रहे हैं बीजेपी के, उनको बहुत ज़्यादा पारितोषिक और उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। पुराने लोगों को, क्योंकि बीजेपी का वनवास 14 साल पुराना जो उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है और ऐसे में जो पुराने नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं नवाजा जा रहा है। उसी में एक रमापति शास्त्री जी कल्याण सिंह की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री होते थे। जब कल्याण सिंह ने नई पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, तो ये भी थोड़ा कहिए छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे, फिर बीजेपी में वापस आए, जीते हैं। तो पुराने नेता ये भी हैं और दलित हैं। चूंकि दलित, मुझे लग रहा था कि किसी एक को शायद दलित को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन इनको मंत्री बना रहे हैं। जरूर कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी देंगे ताकि दलितों का भी रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहे इस सरकार में। सूर्य प्रताप शाही के बाद ये दूसरे ऐसे नेता हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं और दोबारा मंत्री बन रहे हैं। अदरवाइज बाकी सारे के सारे पहली बार मंत्री बन रहे हैं, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है जो जरूरी है प्रदेश में विकास के लिए। तो शपथ ग्रहण कर लिया रमापति शास्त्री ने और अब अगले मंत्री का नाम पुकारा जाएगा। श्री जय प्रताप सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। जय प्रताप सिंह का नाम पुकारा गया है मंत्री पद की शपथ के लिए। जय प्रताप सिंह, इनको मैं जानता नहीं। तो ये टीम योगी का इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मैं जय प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या अगड़े पिछड़े क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से तमाम समीकरण साधने की एक कोशिश जो इस टीम योगी में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो प्रशासनिक अनुभव को लेकर भी है, क्योंकि अगर प्रदेश में विकास करना है, बार बार एजेंडा प्रदेश में विकास का ही है, ये प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी कह रहे हैं, तो वो किस तरीके से आगे संभव हो पाएगा? देखिए, योगी ने जब पहली बात कही, कल भी अगर उनका भाषण आप देखें तो उन्होंने एक ही बात कही, विकास विकास और विकास पर ही वो चर्चा करते रहे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा और जटिल राज्य है, उस लिहाज से उनको 2 लोगों की जरूरत है। तभी उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री भी अपने साथ लिए हुए हैं। लेकिन एक जो रोमाना सबसे अच्छी बात दिखाई पड़ रही है कि बाहरी लोगों के साथ साथ में जो पुराने उनके लोग रहे हैं, जिनकी थोड़ी संघ की पृष्ठभूमि रही है या जो बीजेपी के पुराने लोग रहे हैं, उनको भी पूरी तवज्जो दी गई है। बिल्कुल, पुराने लोगों को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने दिया जा रहा है कि उन्हें किनारा किया गया है, उन्हें पूरी तवज्जो मिल रही है। श्री ओम प्रकाश राजभर कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष भी। जी, इनकी एक पार्टी है, एक खास तबके में राजभर लोग जो एक कम्युनिटी है उसके बीच में काम करते थे और अभी भाजपा के साथ इन्होंने तालमेल किया था और आजमगढ़ के आसपास कई सीटों पर इनकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ है। तो ये एक मुझे लगता है अभी तक जितने मंत्रियों ने शपथ ली उनमें ये सहयोगी दल के पहले मंत्री हैं जिनको शायद कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। सहयोगी दल के पहले मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर, आप देखिए अंतिम समय पे अगर आप देखें जो सबसे आखिरी गठबंधन किसी पार्टी के साथ में हुआ था तो राजभर के साथ ही हुआ था और उस क्षेत्र में पूर्वांचल का एक खास क्षेत्र है चंदौली वाला, वहां पर गाजीपुर के पास में, वहां पर इनका प्रभाव माना जाता है और ये छोटी छोटी चीजें जोड़कर ही इतनी बड़ी जीत बनी है। बिल्कुल, जो जातिगत समीकरण था जिसकी जुगत लगाई बीजेपी ने इन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उसमें अहम भूमिका ओम प्रकाश राजभर की। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये जो गठबंधन किया, गठबंधन में अलग अलग जातियों के हिसाब से सीटें अलॉट की। पहले लोकसभा चुनाव में अपना दल से गठबंधन किया था और विधानसभा के लिए राजभर समाज से। तो इस हिसाब से जो पूरा नॉन यादव पिछड़ा मिला है तो उसमें राजभरों का, मौर्य इन समुदाय का खास रोल रहा है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ये राजभर जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक खास पट्टी है जिसमें काफी लंबे वो हैं और वहाँ काफी फायदा इस वजह से बीजेपी को मिला है।
श्री ब्रजेश पाठक कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। ब्रजेश पाठक को बुलाया गया है अब मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के लिए। जी, ये ब्रजेश पाठक एक और बड़ा नाम था जो बीजेपी बीएसपी से तोड़ कर लाई थी। और अगर आपको याद हो तो 2007 में जो बीएसपी की दलित और ब्राह्मण केमिस्ट्री थी, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा चेहरा भले रहे हों, लेकिन उसके चीफ आर्किटेक्ट ब्रजेश पाठक थे। ये उन्नाव के रहने वाले हैं, उन्नाव से सांसद भी रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा में भी रहे हैं। लखनऊ की ये बहुत कठिन सीट से और बड़ी मुश्किल से 5 या 6 हज़ार के अंतर से जीत कर आए हैं। तो जिस तरीके से इनको स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी में ज्वाइन कराया था, तो अब जीतने के बाद अगर वो यहाँ पर मंच पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं तो ये बहुत स्वाभाविक माना जाना चाहिए। 2007 की अगर बात की जाए, जो सोशल इंजीनियरिंग दलित और ब्राह्मण की मायावती की थी, उसके आर्किटेक्ट एक तरीके से ये कहलाए, और बीजेपी में जब ये आए तो एज बीजेपी को वहीं से मिला। आर्किटेक्ट उसके सतीश मिश्रा थे। ये पुराने कई अपराधों के आरोपी रहे हैं और पहले ये एक बाहुबली हैं, उनके साथ ही थे। बाद में बीएसपी ज्वाइन किए। सतीश मिश्रा के बड़े खास थे और अभी चुनाव के पहले इन्होंने छोड़ करके थोड़ा ब्राह्मणों को लामबंद करने की कोशिश की और जो बसपा से तोड़ करके ब्राह्मणों को बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश की, उसका इनको इनाम मिल रहा है। और ये ब्राह्मण हैं, आपको पता है कि लखनऊ की एक सीट से जीते गए हैं। तो बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनमें ये भी प्रमुख लोग हैं जिनको मंत्री बनाया गया। जी, तो ब्रजेश पाठक ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लक्ष्मी नारायण चौधरी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। लक्ष्मी नारायण चौधरी को बुलाया गया है अब शपथ ग्रहण करने के लिए। मथुरा की छाता विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी भी बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। ये जाट हैं और मथुरा के आसपास जाट बहुल सीटों पर बीजेपी को काफ़ी फायदा मिला है और ये पहले भी मंत्री रहे हैं, अलग अलग सरकारों में रहे हैं। बीएसपी छोड़ करके अभी यहाँ पर आए हैं, तो सब उसी तरह के लोग अभी चल रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि जाट नाराज है बीजेपी से, लेकिन जाटों को पार्टी के साथ जोड़ने में लेकिन जाटों ने जिस तरह से वोट दिया, उससे लग रहा है कि जाटों को पारिश्रमिक देने के लिए इनको ये बनाया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हुए बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लक्ष्मी नारायण चौधरी, और जिस इलाके से आते हैं वहां पर जाटों में खासा दबदबा लक्ष्मी नारायण चौधरी का, और जाटों को जोड़ने का इन्होंने काम किया। मतलब अगर क्षेत्रवार हिसाब से जो हम बात करें, कानपुर से 2 मंत्री हमने पहले देखे और अब मथुरा से भी 2 मंत्री। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण चौधरी की विधानसभा सीट पे राजनाथ सिंह जब गए थे जनसभा के लिए, तो उस समय मैं वहां पर गया था। तो एक बात तो मैंने देखी थी कि लक्ष्मी नारायण चौधरी का अपना पर्सनल वोट बैंक भी है वहां पर, जो बात समझ में वहां पर आ रही थी। तो जाटों के बीच में बहुत नाराजगी की खबरें थी। ऐसी स्थिति में जाटों को समायोजित करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना इस सरकार की प्राथमिकता में दिखना चाहिए। चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं, तो उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा ही होगा। जी, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। श्री चेतन चौहान कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर, नौगांव से विधायक चुने गए। जी हाँ, पूर्व क्रिकेटर भी हैं और बहुत संभल के खेलने के लिए माहिर रहे हैं। अगर आप देखें तो ओपनर बैट्समैन थे और फास्ट बॉलर्स को कहते हैं कि थका देते थे और रन नहीं बनाते थे, वहीं प्लेट डाउन करते थे। पहले सांसद भी रह चुके हैं और अमरोहा सीट से सांसद थे, और अब उन्होंने विधानसभा सीट में भी सतकर विधानसभा में भी कदम रखा है, और विधानसभा में कदम रखने के साथ साथ ही वो मंत्री पद की भी शपथ ले रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है। क्रिकेट के मैदान को अलविदा कहने के बाद राजनीति के मैदान में चेतन चौहान की। हाँ, क्रिकेट के मैदान में आपको याद होगा सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग करते थे और टुक 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 करते करते 90 तक आसपास पहुंच जाते थे और उसके बाद आउट हो जाते थे। लेकिन राजनीति के मैदान में वहां तो सेंचुरी नहीं मार पाए, लेकिन राजनीति के मैदान में पहली बार यहाँ अमरोहा से जो चुनाव लड़ते हुए मंत्री बन रहे हैं। सांसद भी रह चुके हैं। जी हाँ, और ये 2009 में संदीप दीक्षित के खिलाफ पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अमरोहा से टिकट मिला नहीं था, तो अब चूंकि 2014 में लोकसभा का मेरा ख्याल है नहीं लड़ा था इन्होंने चुनाव, और अब विधानसभा लड़े हैं, जीत गए हैं, तो स्टेट की पॉलिटिक्स में क्रिकेट की राजनीति में भी सक्रिय हैं। डीडीसीए में, बीसीसीआई में, सभी जगह इनका काफी रोल रहता है। और अब उत्तर प्रदेश में टीम योगी में भी चेतन चौहान शपथ ले ली है। चेतन चौहान ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर। श्री श्रीकांत शर्मा कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मथुरा से जो बात हम कर रहे थे कि दो मंत्री पद के चेहरे जो सामने निकल कर आ रहे हैं, श्रीकांत शर्मा। देखिए, श्रीकांत शर्मा मथुरा से हैं और मथुरा का अपना जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, उससे ज़्यादा श्रीकांत शर्मा जाने जाते हैं कि कोई भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कमरे में जाता है तो उससे पहले श्रीकांत शर्मा के कमरे से होकर जाता है। मीडिया का काम लंबे समय से देखते रहे थे और उनका जब से अमित शाह अध्यक्ष बने उसके बाद उनका कद एकदम से बहुत तेजी से बढ़ा और सभी महत्वपूर्ण जगहों पर महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी हनक दिखाई पड़ने लगी और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के वो प्रभारी भी हैं और इस बारे में मेरे ख्याल से विकास थोड़ा सा और प्रकाश डाल पाएंगे, वो कवर करते रहे। श्रीकांत शर्मा। देखिए, श्रीकांत जी वैसे मथुरा से मूलतः है, लेकिन दिल्ली में उनको 2 दशक कम से कम हो गए होंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े, फिर मीडिया सेल के भी यहाँ प्रमुख थे, अभी नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय, हाँ अभी नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो लेकिन हाँ, बहुत टीवी पे आते रहते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल आदमी है, बहुत ज़्यादा पहले लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन जैसे अभी अध्यक्ष जो है उनसे बहुत निकट माने जाते हैं। पहले जेटली जी से भी बहुत निकट, संगठन के काम में निपुण। जी बहुत। श्रीकांत शर्मा मथुरा से हम देख रहे हैं दूसरा चेहरा। जी, दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और जिस समय पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता से बाहर थी केंद्र में, उस समय बीजेपी का पूरा कार्यालय प्रभारी एक तरह से श्रीकांत शर्मा थे। जुझारू नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। श्रीकांत शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। टीम योगी में युवा श्रीकांत शर्मा को भी जगह दी गई है। और अब अगला नाम, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के नाम से जाने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से। हाँ, ये प्रतापगढ़ की एक पट्टी सीट है, वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, पिछली बार हार गए थे और बड़ी इनकी अपनी एरिया में पकड़ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पड़ोसी भी हैं और जानने वाले भी हैं, तो ये कई बार इनका मंत्री बनने के लिए नाम चला था, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए थे और पहली बार मंत्री बन रहे। तो मुझे लगता है, और ठाकुर नेता हैं तो थोड़ा ईस्टर्न यूपी में ठाकुरों में इनकी खास पकड़ है, मुझे लगता है उसका फायदा मिलेगा भाई। अगड़ी जाति ठाकुर नेता 4 बार विधायक रहे हैं और अब मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। जी, दरअसल जो मैं देख पा रहा हूँ तो उसमें इस पूरे मंत्रिमंडल में एक के बाद एक कई ठाकुर जिनको मंत्री पद से नवाजा गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मंत्रिमंडल में अगड़ों का, सवर्णों का थोड़ा सा ज्यादा प्रतिनिधित्व दिख रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगड़ों का ज्यादा दबदबा इस टीम योगी में? देखिए, 85 राजपूत विधायक संभवतः पहुंचे हैं इनके 324 लोगों में से, तो स्वाभाविक है जब बहुत ज्यादा लोग अगर किसी कास्ट से चुनकर आए हैं तो ये उसी तरीके से उनका चयन भी होगा। जी, तो राजेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ ले ली है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सिद्धार्थनाथ सिंह को बुलाया गया है अब मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। मुश्किल सीट थी और सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद वेस्ट की इस सीट पर बड़ी जीत हासिल। जी हाँ, वो लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से माने जाते हैं और माने क्या जाते हैं, वो हैं ही, माने जाते कहना गलत होगा। और वो श्रीकांत शर्मा से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ मीडिया सेल के प्रभारी थे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इंचार्ज भी रहे हैं, तो सांगठनिक अनुभव उनका बहुत ज्यादा है और लंबे समय से लगातार वो एनडीए की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके समय से ही लगातार काम करते चले आ रहे थे। और एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं, पिछली बार जिस सीट से केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने थे, पहले सिद्धार्थनाथ सिंह का ही नाम वहां से तय हुआ था, लेकिन तब विहिप के जो सर्वोच्च नेता थे अशोक सिंघल, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर अपना दांव लगाया और उनके कहने पर नरेंद्र मोदी ने उनको टिकट दिया था। लेकिन उसके बाद से सिद्धार्थनाथ सिंह को लगातार अहम जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें से पश्चिम बंगाल का प्रभार था। और अब इस कठिन सीट से जब वो जीत कर आए हैं तो उनको एक प्रतीकों की राजनीति जो बीजेपी करती, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से हैं, तो उनको इसीलिए ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, प्रतीकों की राजनीति के हिसाब से बहुत अहम और संगठन का काम करने में निपुण सिद्धार्थनाथ सिंह को माना जाता है। सिद्धार्थनाथ सिंह लाल बहादुर शास्त्री जी की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। इलाहाबाद पश्चिम से चुने गए हैं, जहां से वहां के एक बाहुबली नेता हैं अतीक अहमद, बहुत बार चुने जाते रहे हैं। उस सीट पर एक बार प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य भी लड़ चुके हैं चुनाव।
तो सिद्धार्थनाथ सिंह का जब कैंपेन करने अमित शाह जी गए थे तो उन्होंने बोला था कि इनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, तो मुझे लगता है वो जिम्मेदारी दे दी गई है और अब अगला नाम मुकुट बिहारी वर्मा का पुकारा गया है। उन्हें मंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया जा रहा है। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बहराइच की कैसरगंज सीट से चुनाव जीते हैं मुकुट बिहारी वर्मा। देखिए, कुर्मियों पे खासतौर से इस बार पूरब के कुर्मियों पे बीजेपी ने बहुत मेहनत किया था। पश्चिम के कुर्मी वोट देते रहे हैं उसको। ये पहली बार है कि पूरब के कुर्मियों का वोट शिफ्ट हुआ है। कुर्मी कोयरी दोनों ही शिफ्ट हुआ था, तो ये उसका रिवार्ड है जी। और दूसरी बार विधायक चुने गए थे इस सीट पर मुकुट बिहारी वर्मा और अब मंत्री पद से नवाजा गया। हाँ, इसका वो है कि ये जो मध्य जाति हैं कुर्मी कोयरी का, इस पर बीजेपी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और इवन देखिएगा दलितों पर कम ध्यान दे रही है, बल्कि इन मध्य जातियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें मौर्य और ये सब एक ही उसी जाति के कड़ियाँ हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो राजपूत सबसे ज़्यादा ध्यान अगर इसमें है दिखा जा रहा है तो राजपूतों पर है और दूसरे ये अति पिछड़ी जातियों। तो राजपूत और अति पिछड़ी शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशुतोष टंडन ईश्वर की शपथ लेता हूं। आशुतोष टंडन जी लखनऊ से लालजी टंडन के बेटे हैं और लगातार वहाँ पर राजनीति बीजेपी की करते चले आ रहे थे और एक तरीके से व्यापारी समुदाय से माने जाते हैं। जाति आधार उस तरीके का भले बड़ा ना हो, लेकिन पुराने लोगों में से हैं और इसी का उनको जो है पारितोषिक मिला है। आशुतोष टंडन को मंत्री बनाया जाए। देखिए, ये प्रदेश के एक प्रमुख नेता लालजी टंडन के बेटे हैं। लालजी टंडन लखनऊ के आसपास काफ़ी मतलब बीजेपी की प्रदेश राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब लोकसभा सीट लखनऊ की खाली की थी तो आपको ध्यान में होगा कि 2009 में वो लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो इनको पिछली बार विधानसभा का टिकट दिया गया था, ये जीते, अब फिर जीते। तो एक तरह से कहिए कि अब इसको वंशवाद कहें या ना कहें, बीजेपी वंशवाद का विरोध करती है, लेकिन ये लालजी टंडन के बेटे हैं इसीलिए शायद इनको मंत्री बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सियासत के अंदर विरासत को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं आशुतोष जी। और ये जाति से खत्री हैं, तो जो यूपी में बहुत डोमिनेंट कास्ट नहीं है, लेकिन हाँ। मंत्री पद से नवाजा गया है आशुतोष टंडन को। श्री नंद कुमार नंदी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। नंद कुमार नंदी को बुलाया गया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। इलाहाबाद दक्षिण से ये चुने गए हैं और इनको चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में लाया गया था। ये पहले बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं और बड़े कहिए कि उसको हम बाहुबली न कहें, लेकिन लड़ाकू और दबंग नेता हैं। वहाँ के एक दूसरे इसी तरह के नेता जो समाजवादी पार्टी के, उनसे इनकी लड़ाई चलती। बाहुबल के साथ साथ शायद धनबल भी है इनके पास। और इलाहाबाद दक्षिण सीट जहाँ से केसरीनाथ त्रिपाठी बहुत बार विधायक चुने जाते रहे हैं, उस सीट से इनको चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में ला करके टिकट दिया गया। केशव मौर्य इनको लेकर के आए थे और जीत करके आए हैं। बिजनेस कम्युनिटी से हैं। आपको ध्यान में होगा कि इनके घर पे बम ब्लास्ट हुआ था 2008-9 में, उसमें एक अखबार के रिपोर्टर की भी जान गई थी। तो इनको लेकर के एक इलाहाबाद के आसपास जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए चुनाव से पहले, और देखिए पहले यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जी, ये बीएसपी में काफ़ी लंबे समय तक थे और इनका छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि जहां भी राजनीति में फायदा होता है तो उसको बुनाया जाता है, तो बीजेपी। और अब मंत्री पद से नवाजा गया है नंद कुमार नंदी को। माननीय राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से इन महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्रीमती अनुपमा जायसवाल, श्री सुरेश राणा, श्री उपेंद्र तिवारी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी,
श्री धर्म सिंह सैनी, श्री अनिल राजभर, श्रीमती स्वाति सिंह। तो कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण पूरी हो गई है और अब श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी से आग्रह है कि वह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। जी, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें दिया जा रहा है अब वो शपथ लेने के लिए आएंगे। सबसे पहले श्रीमती अनुपमा जायसवाल को बुलाया गया है शपथ ग्रहण करने के लिए। अनुपमा जायसवाल। अनुपमा जायसवाल तराई में बहराइच के आसपास किसी सीट से जीत के आई हैं। बिजनेस कम्युनिटी ऐसी बिजनेस कम्युनिटी से हैं जो यूपी में ओबीसी में आती है, तो और महिला हैं, तो एक मुझे लगता है कि जिस तरह का संतुलन बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है अलग अलग जातियों में, वर्गों में और महिलाओं में, तो मुझे लगता है कि ये शायद पहली महिला है जिन्होंने अब तक शपथ ली है। रीता बहुगुणा जोशी इससे पहले ले चुके हैं शपथ, तो महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। जी हाँ, अभी तक तो एकमात्र महिला जो कैबिनेट मंत्री के तौर पे थी वो रीता बहुगुणा जोशी थी, लेकिन अब ये पुराने जो मतलब जाति समीकरणों को साधने की साथ साथ में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की जो कवायद है उसकी एक कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रही है बीजेपी। और ये पुरानी नेता हैं और टीम योगी में राज्य मंत्री के तौर पे सबसे पहले उनको शपथ दिलाकर एक तरीके से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में उनको सबसे वरिष्ठ का दर्जा दिया गया है। मैं अनुपमा जायसवाल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल। श्री सुरेश राणा कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सुरेश राणा को बुलाया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा सुरेश राणा। जी, सुरेश राणा कई बार विधायक रहे हैं और 2014-13 में जो दंगे हुए थे वहाँ पे मुजफ्फरनगर में कवाल की घटना के बाद उसमें वो एक दोषी भी थे, लेकिन हिंदुत्व का एक प्रतीक माना जा रहा है। जाति से राजपूत हैं और जो जैसा आप बता रहे हैं कि कट्टर हिंदुत्ववादी छवि है और उसको भुनाने के लिए उनको मंत्री बनाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये चेहरा। जी, सुरेश राणा जैसा आपने देखा कि मुजफ्फरनगर से हैं और अगर आप देखें तो संगीत सोम और सुरेश राणा जो दो लोग अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं या चर्चा में रहे हैं उनमें से एक थे। और ये माना जा रहा था कि इन लोगों को भी बड़ी भूमिका थी वहां पर, जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ था चुनाव में। ये वो चेहरे थे बीजेपी के जो क्षेत्रीय आधार पर ध्रुवीकरण कराने में जिनकी अग्रणी भूमिका रही थी, तो उसी का इनको इनाम मिल रहा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं सुरेश राणा। थाना भवन से जीत हासिल की है, थाना भवन सीट से विधायक बने हैं सुरेश राणा। ये पिछली बार भी विधायक बने थे और जैसा ये शरद जी ने बताया, तो आपको मालूम होगा 2013 में जो वहाँ दंगे हुए थे उसमें जो दो नाम बीजेपी में बहुत प्रमुखता से सामने आए थे, एक सुरेश राणा थे, एक संगीत सोम थे, तो उनमें से एक हैं जी। और स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, राज्य मंत्री बने हैं सुरेश राणा। श्री उपेंद्र तिवारी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपेंद्र तिवारी अब शपथ ले रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी। ये बलिया की फिफना सीट से विधायक चुने गए हैं, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। फिफना सीट का महत्व ये है कि यहाँ से अंबिका चौधरी जो पहले सपा के मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण, अभी इस बार बसपा की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों बार संग्राम सिंह से टक्कर में अंबिका चौधरी हार गए और उपेंद्र तिवारी दूसरी बार जीते हैं। इसलिए बलिया में ये महत्वपूर्ण ब्राह्मण चेहरा है और इनको ये दिया गया है, भूमिहार चेहरा है, ये भूमिहार हैं और इसलिए ये मंत्री बनाए गए हैं बलिया।
जी, भूमिहार चेहरा उपेंद्र तिवारी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी को दिया गया है। जी, बलिया से अगर आप देखेंगे तो बलिया में ये सीट निकलना, जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी ने बताया कि अंबिका चौधरी वहाँ के बहुत कद्दावर नेता थे और बड़ी उनकी अहम भूमिका मानी जाती थी, उनको हराकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये उसी के लिए उनको यहाँ पर आज आप शपथ लेते हुए देख पा रहे हैं। दूसरी बार चुनाव जीते हैं उपेंद्र तिवारी फेफना सीट से और अब राज्य मंत्री बनाए गए हैं उपेंद्र तिवारी। अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित उपेंद्र तिवारी, जैसा ये हरिमोहन जी ने बताया, क्योंकि सपा के एक कद्दावर नेता थे अंबिका चौधरी और अखिलेश को हराने का ये इनाम मिला है उपेंद्र तिवारी को। डॉक्टर महेंद्र सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। डॉक्टर महेंद्र सिंह को बुलाया गया है अब शपथ ग्रहण के लिए। जी हाँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये अगर आप देखेंगे तो अभी उड़ीसा में जो पंचायत के चुनाव हुए हैं वहाँ पर भी इनकी जिम्मेदारी थी और विधान परिषद के सदस्य हैं और ये बहुत अहम नेताओं में इनकी गिनती होती रही है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य जरूर है कि इनको राज्य मंत्री के तौर पे शपथ दिलाई जा रही है, जबकि काफ़ी पुराने कार्यकर्ताओं में से हैं। और आपको याद होगा 2007 में जो बीजेपी की एक दोहरी यात्रा निकली थी, लाल कृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह अध्यक्ष होते थे, उसमें उस यात्रा के राजनाथ सिंह की यात्रा के ये प्रभारी होते थे जो पूरे देश में यात्रा गई थी और इनको काफी दावेदार माना जा रहा था। बल्कि एक समय में तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी जो तमाम नाम चल रहे थे शुरुआती दौर में, उसमें इनको गिना जा रहा था। और जैसा कि देख सकते हैं हम स्क्रीन में, उड़ीसा में जो बीजेपी की बहुत ऐतिहासिक विजय पंचायत चुनाव में और जो स्थानीय निकाय के चुनाव में हुए, उसमें इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। संगठन के में काफी अनुभवी हैं, तो उसी का इनाम मिला है। बिल्कुल, विधान परिषद के सदस्य हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जी हाँ, ये भी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और एक समय राजनाथ सिंह के बहुत करीबी होते थे, अभी भी होंगे शायद, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में भी इन्होंने अच्छा काम किया और असम के प्रभारी थे जब वहाँ बीजेपी की सरकार जीती। ये विधान परिषद के सदस्य और फिलहाल उड़ीसा में भी जो निकाय चुनाव है उसमें बड़ी जीत दिलाई है। कृपया शपथ ग्रहण करें। स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री के तौर पर भी रेस में बीच में देखा हमने सामने आया। जी हाँ, ये स्वतंत्र देव सिंह, ये देखिए जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो एक टीम एक समय उभर के आ रही थी, उसमें ये कुर्मी जाति से आते हैं जो वहाँ की बहुत प्रभावी पिछड़ी जाति है और ये संगठन के पुराने लोग रहे हैं और आरएसएस से इनका पुराना नाता रहा ही हुआ है। और अभी जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनका नाम आया, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि इनको जो काम दिया जाता है उस काम में पूरी तरीके से रम जाते हैं, बिना किसी चूं चपड़ किए हुए चुपचाप अपना वो काम करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि पहली बार के जीते हुए कई विधायक जहाँ कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, उनके जैसे ये सीनियर विधायक, इससे पहले चाहे महेंद्र सिंह की बात हो चाहे स्वतंत्र देव सिंह की हो, इनका राज्य मंत्री बनना थोड़ा सा मुझे जरूर आश्चर्यजनक लग रहा है। खटक रहा है आपको भी कि पहली बार के विधायक जो हैं वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा रहे हैं और इस तरीके के अनुभवी लोग जो हैं वो राज्य मंत्री नहीं, फिर ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं और 312 जिसकी पार्टी के चुन के आते हैं उसमें से मुख्यमंत्री किसी सदन का नहीं, 2 डिप्टी सीएम किसी सदन के नहीं, एमएलसी तक नहीं, तो ऐसे में कौन सी 312 विधायकों में से, सारे जिताऊ में से आप क्या कुछ ऐसे लोग भी नहीं बना सकते जिनको आप मंत्री बना सकते? लेकिन स्वतंत्र देव सिंह राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, उनको स्वतंत्र प्रभार, आरएसएस के प्रभारक, संघ से जुड़े आरएसएस के प्रचारक नहीं थे, एबीवीपी में थे और बीजेपी में यूपी के युवा मोर्चे के चीफ थे, लेकिन प्रमुख कुर्मी फेस हैं और इनको राज्य मंत्री, इनका कुर्मी चेहरा, एक और कुर्मी चेहरा जो योगी टीम में नजर आ रहा है। श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी कृपया शपथ ग्रहण। भूपेंद्र सिंह चौधरी को पुकारा गया है अब शपथ ग्रहण करने के लिए। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र सिंह चौधरी शपथ ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने शपथ ले ली है। यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी भी। मुरादाबाद जिले से आते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी।
जी 1990 से बीजेपी की कई पदों पे रहे हैं, पुराने नेता हैं और जाटों के बड़े नेता हैं। तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जाटों की नाराजगी को किसी तरीके से बीजेपी को कैटर करना है। और आप देखिए कि अभी जाटों का आंदोलन भी चल रहा है। हम यहाँ जहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, एनसीआर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर खतरा भी है कि कल आप देखें तो सारी नाकेबंदी भी हो गई थी। तो इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में प्रशासन ठीक से चलाना है तो जाटों को भी उनका प्रतिनिधित्व महसूस होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपको याद होगा चुनाव से ठीक पहले जाटों की नाराजगी की भी खबरें आ रही थी, लेकिन जिस तरीके का मैंडेट बीजेपी को मिला है उसके बाद बीजेपी के लिए और आवश्यक हो जाता है और उनके ऊपर नैतिक दायित्व भी हो गया है कि इस पूरी कम्युनिटी को भी पूरी तरीके से एकोमोडेट कर सके। बिल्कुल, जाटों के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी और 2019 में अगर जुगत बिठानी है तो फिर इन तमाम जातियों को साथ लेकर चलना होगा और उसी की कोशिश। वो भी नहीं है, बल्कि ये इलाका बीजेपी के लिए कमजोर इलाका है, तो वो रिप्रेजेंटेशन भी देना जरूरी है। इस इलाके में मुरादाबाद से लेके और जहाँ आजम खां का पूरा रामपुर, हाँ, तो वो ये पूरा ही इलाका बीजेपी के लिए कमजोर है, तो वहाँ के किसी को आगे लाना शायद फायदा करे। जी, तो इस इलाके को भी प्रतिनिधित्व दिया बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को राज्य मंत्री। सैनी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। धर्म सिंह सैनी को अब बुलाया गया है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्म सिंह सैनी। ये असल में नकुड़ सीट एक है बहुत महत्वपूर्ण सहारनपुर की। वहाँ इमरान मसूद जो विवादास्पद हुए थे मोदी के ऊपर बयान देकर के, उनको हरा करके इस बार आए हैं, तो इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण ये हो गया है। पिछड़े वर्ग के हैं, सैनी समाज से ही हैं। और ये भी दल बदलू है, पहले बीएसपी में भी रह चुके। ये दल बदलू हैं, सैनी समाज के। लेकिन एक चीज जो इस मंत्रिमंडल में अभी तक मुझे दिख रही है, वेस्टर्न यूपी में एक प्रमुख कम्युनिटी है गुर्जर, जिसमें से एक भी अभी तक शपथ नहीं लिया है। और शायद ये लेने वालों की जो लिस्ट आपने दिखाई उसमें भी मुझे नहीं लगता कोई नाम है। तो ये जो इन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश है, जिसमें ठाकुर जो है उनकी इसमें बहुलता दिख रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा और इनको होमवर्क करना चाहिए था, ताकि सबका साथ सबका विकास जो है वो रियल सेंस में दिखाई पड़े मंत्रिमंडल में। ठाकुर दिख रहे हैं, जाट नेता हम देख रहे हैं, यहाँ पर धर्म सिंह सैनी जो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, लेकिन गुर्जर नेता के तौर पर इस फहरिस्त में कहीं कोई कमी रह गई? जी, ये साफ साफ दिखाई पड़ा, जैसा कि अभी श्यामलाल जी कह रहे थे। गुर्जरों का वोट यहाँ पर बीजेपी को बहुत ठीक से मिलता रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कि जो नोएडा की सीट है, यहाँ पर भी गुर्जरों का बहुत ज़्यादा वोट है। और ये परंपरागत रूप से माना जाता रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी ध्रुवीकरण की सियासत होती रही है वहाँ पर गुर्जर जो है बीजेपी के साथ जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा विधायक चुने जाने के बाद जो एक दिक्कत है कि सबको समायोजित करने की, वो इस चुनौती से बीजेपी पार पाने में थोड़ा सा भी यहाँ पर लड़खड़ाती दिख रही है। जी बिल्कुल, धर्म सिंह सैनी ने शपथ ले ली है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। श्री अनिल राजभर कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। अनिल राजभर को पुकारा गया है शपथ लेने के लिए राजभर समुदाय से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल राजभर। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभरों का वोट बहुत अच्छा है। अब तक उनकी कोई पॉलिटिकल पूछ नहीं थी। उनका पॉलिटिकलाइजेशन सीपीआई ने किया, लेकिन लीडरशिप सीपीआई लगातार भूमिहार और अहीरों के हाथ में रखे रही। पहली बार बीएसपी ने राजभरों को जगह देनी शुरू की और इस बार बीजेपी ने आगे बढ़ के उनको अपनाया है, तो अच्छा परिणाम बीजेपी को भी मिला, उनके लोग भी जीते हैं। मेरे ख्याल से ये बीजेपी के राजभर चेहरे हैं, ये सुहेलदेव पार्टी के नहीं हैं, ये बीजेपी के राजभर चेहरा है और इसलिए इनको मंत्री बनाना महत्वपूर्ण। अनिल राजभर बीजेपी का अपना राजभर, हाँ, बीजेपी के राजभर चेहरा है। और असल में जब सुहेलदेव पार्टी शामिल हुई है उसमें, तो इनका काफी महत्व बढ़ गया है। राजभर असल में एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी लंबी पट्टी पर राजभरों का अच्छा प्रभुत्व रहा है। पहले सीपीआई और फिर बीएसपी में ये रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के साथ टिल्ट होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं एम्पावर्ड फील होने का रहा है। इन्हें अधिकार दे रही है, मंत्री बना रही है, तो उससे लगता है इसी का ये नतीजा कि अनिल राजभर जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। चूंकि गैर यादव जो ओबीसी को एक साथ लाने की जो कोशिश थी बीजेपी की, उसमें एक बड़ा मुकाम था, बड़ी जाति थी, तो उनको ये प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अनिल राजभर ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
स्वाति सिंह शपथ ले रही हैं। देखिए, ये इसको कहते हैं किस्मत। इनके पति दयाशंकर सिंह बीजेपी की राजनीति में बहुत संगठन की राजनीति लंबे समय से करते चले आ रहे थे, बड़ा नाम हो गए थे और इस बार उनको बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनका एक अभद्र बयान था। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं स्वाति सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र ये मायावती का डटकर मुकाबला करने का इनाम मिल रहा है स्वाति सिंह। नहीं, खाली मायावती का मुकाबला नहीं है। इस औरत ने यूपी के चुनावी पॉलिटिक्स को एक टर्न दिया और वो टर्न बीएसपी से बीजेपी की तरफ आई है। वो राजपूतों का वोट और चुनाव में फोकस बीजेपी की तरफ ले आने वाली ये लेडी है। एकदम घरेलू महिला थी, लेकिन एक पॉइंट पे जब ये निकली, जब इसके मान अपमान का पे अटैक हुआ, तो इसने सचमुच यूपी की इस चुनावी पॉलिटिक्स में एक टर्न दिया है। बिल्कुल, पति और परिवार के सम्मान की लड़ाई को किस तरीके से राजनीतिक दल के सम्मान की लड़ाई से जोड़ा स्वाति सिंह ने, और देखिए उसका इनाम स्वाति सिंह को मिला। जय कुमार सिंह जैकी, श्री अतुल गर्ग, श्री रणवीर तिवारी, श्री मोहसिन रजा, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री बलदेव तक, श्री तो कैबिनेट मंत्रियों की शपथ पूरी हो गई है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ पूरी हो गई है और अब राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का सिलसिला शुरू होगा। राज्य मंत्रियों के नाम का इस वक्त ऐलान किया जा रहा है और अब एक एक कर हम देखेंगे टीम योगी के राज्य मंत्री कौन। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां योगी राज का ये आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ राज्य मंत्री के तौर पर गुलाब देवी को शपथ दिलाई जा रही है। ये गुलाब देवी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चंदौसी सीट से बीजेपी की विधायक हैं और ये आप इनको टिकट अमित शाह ने खुद दिलवाया था। ये धोबी समुदाय से आती हैं और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प था। उस दिन मैं अमित शाह के साथ ही गया हुआ था। उनकी आखिरी जनसभा थी, प्रचार का आखिरी दिन था, जनसभा थी और ये इनके पास ऐसी कोई टीम नहीं है, ना इनके पास कोई बहुत धनाढ्य है, बहुत आम सी महिला है, लेकिन इनके लिए बीजेपी ने पूरी जोर लगाया और ये एक बहुत कठिन सीट से निकल कर आई हैं। अगर देखा जाए तो वहाँ पर सामाजिक समीकरण बहुत बीजेपी के पक्ष में नहीं माने जाते हैं, लेकिन अब इस लहर में तमाम लोग जीते हैं और इनकी अपनी छवि और जो बीजेपी ने अपना पूरा वहाँ ताकत लगाई, तो ये इस समुदाय को भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। बिल्कुल, कल्याण सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं ये और दलित जाति से आती हैं और इन्हें जिताने के लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी। वो जाहिर सी बात है, पूरे 403 कैंडिडेट्स को जिताने के लिए बीजेपी ने जान लगा रखी थी और चंदौसी जो कि मेंथा की बड़ी मंडी है, वहाँ से ये जीत करके आई हैं, तो इनको मंत्री बना करके ठीक है। दलित एक और दलित फेस है, क्योंकि दलितों का प्रतिनिधित्व अभी तक कम दिख रहा है। मैं जैसा कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि कोई न कोई उप मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाएगा दलित, जो कि बनाना चाहिए था मुझे लगता है बीजेपी को, लेकिन वो ना बना करके कुछ मंत्री बना रहे हैं कि ये भी बनाए हैं। तो मंत्री हुआ, सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री हुआ और बाकी फिर राज्य मंत्री। तो उस हिसाब से जो बीजेपी की अगली पॉलिटिक्स है, जो मोदी की पॉलिटिक्स से दिखाई देती है, कायदे से उसमें दलितों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। गुलाबो देवी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। जय प्रकाश निषाद को बुलाया गया है। अब बीजेपी की जो सियासत पिछड़ों को साथ जोड़ने की, उसमें निषाद जाति, एक और गैर यादव जाति, जिसे साथ लेने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही है और 2019 के लिए भी अहम रहेगा ये फैक्टर। जी निश्चित तौर पर देखिए, निषाद हो गए, लोध हो गए, मल्ला हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं अपने आप को केवट हो गए, अपने आप को राम से जरूर जोड़ते हैं अपने आप को। जिस राम के नाम पे भाजपा सियासत करती है, उसी तरीके से आप देखें तो वो पूरा सोशल इंजीनियरिंग भी करने की कोशिश की जा रही है और यही अब राज्य मंत्री के तौर पर ही सही, लेकिन वहाँ पर अब एक निषाद को भी मंत्री पद का दर्जा दिया जाए। निषाद को राज्य मंत्री असल में ये जो मल्लाहों की पट्टी है पूरी आगरा से लेकर के और पूरब तक जाती है, यमुना के किनारे,
तो इसमें साध्वी निरंजन ज्योति ने काफ़ी काम किया है, जो खुद मल्लाह जाति से। तो निषाद, मल्लाह, बिंद, ये सारी जातियां इस बार बीजेपी को बड़े पैमाने पर वोट दिए हैं और इसलिए ये मंत्री बनाया जा रहा है, ताकि वो सब ये नया वोट बैंक जो बीजेपी ने अपने लिए तैयार ये संभवतः जो बड़ी जातियां 3 हम जोड़ते हैं, उसके बाद चौथी सबसे बड़ी जाति समूह है और ये पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ जब फूलन देवी उभर के आई। तो जिस तरह से उसको अपने ओर ले आने के लिए लूट पड़ी, उसके बाद से लोगों को लगा कि ये एक ऐसा वोट बैंक है जिस पे काम करना चाहिए और अब हम उसका फल देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी, जिसको अब तक पंडितों की पार्टी, बनियों की पार्टी माना जाता था, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन ग्रुप्स पे पहुंच रही है जो समाजवादियों का और वामपंथी पॉलिटिक्स करने वालों का निशाना होते थे। और बीजेपी के इस पिछड़े चेहरे ने कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह को हराया। ये यूपी में कई ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्गों में आती हैं, लेकिन उनका बुरा हाल दलितों से भी बुरा है, बता रहा हूं। जैसे राजभर उनमें से एक हैं जिनका आपने देखा, निषाद भी उनमें से एक हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी ने इस बार जिस तरह अपना सोशल बेस थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश की है, ये उसके तहत बहुत महत्वपूर्ण। जी, मैं अर्चना पांडे अर्चना पांडे अब शपथ ग्रहण कर रही हैं राज्य मंत्री के तौर पर। 5 महिलाओं को जगह मिली है, तो अगर 44 में 45 में 5 46 में, तो ये भी 10% के कुछ ऊपर हुआ। कायदे से थोड़ा और मिलना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी लगातार और कम से कम ऐसे मैंडेट वाले विधानसभा में जिसमें पार्टी को कोई जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ी और इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी और औरतों का हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत बीजेपी ने 55 लाख से ज़्यादा गैस कनेक्शन दलितों और गरीबी रेखा से नीचे वालों को दिए हैं और ऐसे में वो महिलाओं तक पहुंचने की, चूल्हे चौके तक पहुंचने की जो कोशिश कर रही थी, उसको अगर और बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि शायद महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ब्राह्मण चेहरा है, कन्नौज की छिबरा मऊ सीट से विधायक बनी हैं अर्चना पांडे। जी, तो महिला भी हैं, ब्राह्मण चेहरा भी हैं। कन्नौज के आसपास बीजेपी क्योंकि वहाँ सपा का गढ़ है और वहाँ बीजेपी को काफ़ी समर्थन मिला है। उस एरिया की सीट जैसे गुन्नौर, आपको पता है, मुझे कोई बता रहे थे कि मुलायम सिंह जब वहाँ जाते हैं तो चप्पल उतार करके धरती को प्रणाम करते हैं। वहाँ से बीजेपी जीती है पहली बार। तो ये वो सपा के गढ़ में सेंध लगाई अर्चना पांडे ने और देखिए इसका इनाम उन्हें मिला है। श्री जय कुमार सिंह जैकी कृपया शपथ ग्रहण करें। जय कुमार सिंह जैकी को बुलाया गया है शपथ ग्रहण करने के लिए। एक और कुर्मी नेता जय कुमार सिंह जैकी। हाँ, अब इसका मतलब है कि कुर्मियों पर बहुत जोर बीजेपी लगा रही है लगातार, और ये शायद वो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजबूत जाति है कुर्मी, और गैर यादव सबसे जो पिछड़ी जाति है मजबूत, उसमें कुर्मी आते हैं। नहीं तो ये 2019 के लिए क्या बिल्कुल फॉर्मूला फिट नजर आ रहा है यहाँ पर, अगड़े और पिछड़े। चाहे तो आप उप मुख्यमंत्री देख लीजिए, एक दिनेश शर्मा को बनाया गया है, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया, और जिस तरीके का मंत्री परिषद ये जो निकल कर आ रहा है, मंत्रिमंडल जो योगी आदित्यनाथ का निकल कर आ रहा है, इसका जो प्रोफाइल है वो भी इसी तरफ झुका हुआ दिख रहा है। नहीं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। पहली दफे मुझे लग रहा है बीजेपी इस तरह से पिछड़ों को आगे कर रही है, उसमें काफी कुछ योगदान प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री का खुद ओबीसी होना है। नहीं तो आमतौर पे बीजेपी को हम लोग मानते थे कि ये पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो अगर इस बार मुसलमान छोड़ के बाकी ग्रुप्स पे वो काम कर रहे हैं और अपने साथ लाने की कोशिश टिकट देने से लेके मंत्री बनाने तक कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव है और इसको 19 से ही नहीं जोड़ के देखना चाहिए। ये एक पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट है कि समाजवादी पिटें और बीजेपी और संघ के लोग पिछड़ों को अपनाएं, पिछड़ों को अवसर दें। अवसर देने के लिए समाजवादी ही अब तक जाने जाते थे, अगर ये बीजेपी की ओर से होने लगा है तो ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, वो तमाम लोग जिन्होंने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया, उन्हें इस वक्त नवाजा जा रहा है। उन्हीं समुदायों से ये चेहरे जो सामने निकल कर आ रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेते हुए। कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं अतुल गर्ग पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश चंद गर्ग ईश्वर की शपथ लेता हूं अतुल गर्ग कि मैं राज्य विधि मंत्री के द्वारा तौर पर शपथ ले रहे हैं। गाजियाबाद सीट से जीते हैं अतुल गर्ग। जी जी गाजियाबाद सीट अगर आप देखें तो पहले यहाँ से राजनाथ सिंह एक बार सांसद रह चुके हैं, इस समय वीके सिंह है और यहाँ पर वैश्यों की संख्या बहुत अच्छी है। और यहाँ से पहले अगर आपको याद हो तो एक गोयल होते थे, सुरेश गोयल होते थे जो यहाँ से सांसद रह चुके थे और बीजेपी का ये मूल जो वोट बैंक माना जाता था उनमें से एक है। और चूंकि लगातार ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं इनकी वैश्य समुदाय की और जो बिजनेस कम्युनिटी उसकी अनदेखी हो रही है बीजेपी सरकार में, तो उसी लिहाज से उनको यहाँ पर अतुल गर्ग को ये पारितोषिक। और नोटबंदी के बाद ये जो समुदाय विशेष है, इसे एक बार फिर से अगर इसमें कोई भी नाराजगी रही हो तो बीजेपी के पाले में लेकर आए, उसका भी कहीं ना कहीं इनाम मिल रहा है। निश्चित रूप से इनाम मिला है और नोटबंदी का असर बनियों पर सबसे ज़्यादा होता दिखा था, लेकिन इस चुनावी लहर ने बनियों का भी वोट बीजेपी को ले दिया। तो बाद रिप्रेजेंटेशन मिला है, गाजियाबाद को रिप्रेजेंटेशन काफ़ी समय बाद मिला है, नहीं तो गाजियाबाद और नोएडा लगातार बीजेपी को जिताते रहे हैं। और वो लोग बीजेपी के जो भी नेता हों वो मानते थे कि ये समर्थन तो बैठे बैठे मिलना है, इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो पहली बार लंबे समय बाद गाजियाबाद को कोई। जी श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी सिंह कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी भैया ईश्वर की शपथ लेता हूं। रणवेंद्र मैं प्रताप विधि सिंह द्वारा स्थापित धुन्नी सिंह के तौर पर भारत भी के जाने जाते हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता राजपूत समाज से आने वाले रणवेंद्र मैं प्रताप उत्तर सिंह। देखिए, राजपूत समाज को एक तो टिकट मेरे हिसाब से बीजेपी ने उसके जाति के प्रोपोर्शन से ज़्यादा दिया था और ये बहुत सॉलिड सपोर्ट दिख रहा था राजपूतों में, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा नहीं है कि राजपूत लोग कोई संघ का झंडा उठा के चलते रहे हों, काफ़ी सॉलिड सपोर्ट शुरू से लग रहा था कि राजपूतों का उनका मिलेगा। और एक फैक्टर पॉसिबली राजनाथ जी थे, सबको लग रहा था कि राजनाथ जी अगर नेता हैं तो उनके नाम पे वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अब ये जरूर है कि वो बाहर हो गए हैं, संयोग से दूसरा ठाकुर ही चीफ मिनिस्टर हुआ है, लेकिन ये सब लोग मुझे नहीं लगता कि जोगी के लिए उतना ज़्यादा सहयोगी होंगे। ये कहीं ना कहीं अभी इनकी लॉयल्टी देखनी होगी कि इनकी लॉयल्टी कहाँ रहती है। लेकिन फिलहाल प्रतिनिधित्व सबको मिल रहा है। प्रतिनिधित्व सबको मिल रहा है और जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की जो बात कही जा रही है, दरअसल विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, ये मंडल और कमंडल का कॉकटेल था। तो हम मंडल के लोग भी देख रहे हैं, हम कमंडल के लोग भी देख रहे हैं और आगे जाकर ये राजनीति किस क्या रूप लेती है देखना बाकी है। श्री नीलकंठ तिवारी कृपया शपथ ग्रहण करें। नीलकंठ तिवारी को बुलाया जा रहा है शपथ लेने के लिए। वाराणसी दक्षिण सीट से जो दादा की सीट थी उनका टिकट काटकर इन्हें उम्मीदवार बनाया गया। पहली बार विधायक बने और राज्य मंत्री का दर्जा। जी हाँ, मतलब ये नीलकंठ तिवारी को मंत्री बनाने का संदेश भी स्पष्ट है, क्योंकि इस सीट को माना जा रहा था कि बीजेपी हर हाल में हारेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिन तक जो वाराणसी में पूरा प्रवास करना पड़ा तो उसकी मुख्य वजह एकमात्र सीट ये थी, क्योंकि श्यामदेव राय चौधरी दादा का टिकट कटने के बाद और खासतौर से नीलकंठ तिवारी को जब टिकट मिला तो लोगों ने कहा कि ये बहुत नए हैं और इनके व्यवहार को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन चूंकि जो संघ और भाजपा के बीच में सेतु का काम करते हैं उनके ये काफी खास माने जाते थे और इसलिए अब जब ये चुनाव जीते हैं तो एक संदेश देने के लिए काशी के प्रतिनिधित्व के लिए नीलकंठ तिवारी को मंत्री बनाया जा रहा है। और ये काफी दिलचस्प है देखना कि पहली बार एक विधायक बनते हैं, ऐसे तमाम लोग बने हैं लेकिन उनको इसीलिए काशी से भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। दादा को कुछ नहीं मिला, नीलकंठ तिवारी को पहली बार में मंत्री पद मिल गया। साख की सीट थी, प्रधानमंत्री मोदी की साख। हाँ, साख से जुड़ी हुई थी और ये सीट अगर श्यामदेव राय चौधरी को दे दी जाती तो शायद वो जीत जाते, लेकिन उनको जबरदस्ती काटा गया और वो उसकी वजह से उन्होंने बेचारे ने संन्यास ले लिया राजनीति से। तो एक ये भी है कि वो नीलकंठ तिवारी को नए रूप से ये जाना गया और ये एग्रेसिव है। सबसे जो बड़ा बात है कि एग्रेसिव और दबंग छवि है इनकी। वो श्यामदेव राय चौधरी में वो बात नहीं थी। वो जितने मुसलमानों के प्रिय थे उतने ही बाकी जातियों के प्रिय थे। श्री मोहसिन रजा कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। टीम योगी का मुस्लिम चेहरा मोहसिन रजा को बुलाया गया है शपथ ग्रहण के लिए। जी हाँ, अगर इस पूरे मंत्रिमंडल का अगर हाईलाइट मैं कहूँ
तो इस समय ये वो चेहरा है जिसको हाईलाइट किया जा सकता है। खास तौर से वो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, हाल में ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन जब शुरुआत में भी जैसे रुमाना हम लोग की बात हो रही थी कि जब छवि कोई भी रही हो, जब कोई संवैधानिक पद पर आता है, सत्ता में आता है, तो उसकी अपनी एक मर्यादा होती है और एक समाज को पूरी तरीके से अलग थलग नहीं छोड़ा जा सकता है। तो शायद उसी को समायोजित करने के लिए मोहसिन रजा को लाया गया है और वो किसी सदन के सदस्य नहीं है और हाँ, वो खिलाड़ी भी रहे हैं। तो एक जो जात पात से ऊपर उठकर और धर्म से ऊपर उठकर जो कहती है बीजेपी, तो उस लिहाज से उन्होंने देखा और एक प्रतीक के रूप में उनको आगे देखा। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास बीजेपी लगातार ये नारा देती आई है और फिलहाल टीम योगी में मोहसिन रजा के तौर पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिख रहा है। असल में ये टीम योगी ही नहीं है, ये टीम मोदी भी है, क्योंकि इससे मोदी की साख भी जुड़ी हुई है और मोदी को सबका साथ सबका विकास दिखाना है तो ऐसे कुछ चेहरे लाने पड़ेंगे और वो लाया गया है इस वजह से। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया इस तरह से चीजें बदलती हैं। अगर आप पिछला मंत्रिमंडल देखें तो उसमें 15 मुसलमान मंत्री थे और ये एक ही हैं और राज्य मंत्री हैं। जी, और टिकट किसी मुसलमान को नहीं दिया था बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। 2012 में 10 मुस्लिम मंत्रियों ने शपथ ली थी, जो 2017 तक आते आते 15 हो गए थे और अब कम से कम शुरुआत तो हुई है, वरना लग रहा था खाता भी नहीं खुलेगा। जी, तो मोहसिन रजा ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बीजेपी में टीम योगी में इकलौता मुस्लिम चेहरा। कृपया शपथ ग्रहण करें। मैं गिरीश चंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा गिरीश चंद्र यादव भारत के संविधान यादवों का प्रतिनिधित्व। जी हाँ, खास बात है कि अभी जैसे हम लोग कह रहे थे, पिछली सरकार में मुस्लिम और यादव मंत्रियों की संख्या 15 और 8 23 होती थी। 15 मुस्लिम होते थे और 8 यादव होते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक मुस्लिम है और एक ही यादव रखा गया है। तो मुझे लगता है बीजेपी इसको एक और एक बता के 11 ही बता देगी, और क्योंकि इसके अलावा और मंत्रियों का तो बनना मुश्किल लगता है इस कमेटी से। मेरे ख्याल 8 यादवों को दिया गया था, जिसमें से 7 जीत गए हैं, तो कायदे से और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। और स्पेशली मैं कहूँगा कि एक यादव महिला जीत के आई है, तो कायदे से उसको उसकी बारी होनी चाहिए थी। अगर बीजेपी को बड़ी पॉलिटिक्स करनी है तो मुसलमानों को और यादवों को एकदम माइनस करके, दलितों के भी एक बड़े जमात को माइनस करके पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, क्योंकि अगर सिर्फ इसी को जोड़ेंगे तो ये लगभग 50% हो जाए। नहीं, लेकिन संकेत तो अच्छा है ना, भले ही आपने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं बनाया, बावजूद उसके जब शपथ हो रही है तो मंत्री पद में आपने शामिल किया है। मेरे ख्याल कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो मुसलमान ही चला सकता है, दूसरा नहीं चलाएगा, ये मजबूरी भी अपनी जगह। जैसे वक्फ अगर जी, अगला नाम सुनते हैं। मैं देव औलख ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध जी, बलदेव सिंह ओलख हैं, रामपुर की बिलासपुर सीट से चुनाव जीते हैं। और जैसा हम लोगों ने देखा कि एक मुस्लिम चेहरा था, उसके बाद एक और अल्पसंख्यक, एक सिख चेहरा भी कम से कम आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिखों की आबादी उस तरीके से नहीं है, कुछ शहरों में है, लेकिन ये जब सीट जीत कर आए हैं तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक संकेत है कि उनको भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अखिलेश सरकार में भी जो आलूवालिया साहब थे, जी रामू वालिया साहब, उनको बनाया गया। हाँ, अखिलेश सरकार ने भी रामू वालिया को बनाया था रिप्रेजेंटेटिव, पंजाब से लाकर बनाया था उन्होंने, तो इसलिए ये भी एक रिप्रेजेंटेशन की कोशिश है। और डाली में फूल सजाने की, तरह तरह की जातियों के फूल सजाने की वजह से संख्या अच्छी है। तराई में सिखों की संख्या अच्छी है, खेती बहुत बढ़िया किस्म की करते हैं और काफ़ी खेती उनके पास है। नंबर वोट का भले ना हो, लेकिन इकोनॉमी और सोसाइटी में उनका रोल महत्वपूर्ण। बलदेव सिंह औलख शपथ ले लिए राज्य मंत्री के तौर पर। श्री मन्नू कोरी कृपया शपथ ग्रहण करें। अब कोरी समुदाय से मन्नू कोरी को बुलाया गया है शपथ लेने के लिए राज्य मंत्री के तौर पर। तो लगातार वही समीकरण जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं वो इस टीम योगी में देखने के लिए मिल रहा है। पिछड़ी जातियां
वो जातियां जिन्हें इससे पहले उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है मंत्रिमंडल में, इस बार उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने एक बनाया, गैर यादव ओबीसी का एक पूरा गुलदस्ता बनाया और उसको आगे और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब जरूरी है कि जो कम्युनिटी आपके साथ आई थी कम से कम उनको प्रतिनिधित्व दे, तो उसी कड़ी में एक कदम है। और बुंदेलखंड देखिए, ये वो इलाका है जहां पर बीएसपी का पूरा गढ़ माना जाता था। यहाँ पर 19 में से सारी सीटें बीजेपी जीत गई है, पूरा क्लीन स्वीप था। तो उस तरीके से अगर क्षेत्रीय लिहाज से देखा जाए तो क्षेत्रीय लिहाज से अगर देखा जाए तो इतने लोग वहां से नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी एक वहां से रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, क्षेत्र का भी है और जाति आधार पर ये कोशिश की गई है कि दिया जाए। हालांकि अभी और भी मंत्री बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि यूपी में 60 मंत्री बन सकते हैं और आज अभी शायद 46 ही सिर्फ शपथ ले रहे हैं, बिल्कुल 60 तक बन सकते हैं। और देखिए बुंदेलखंड जिसने तमाम 19 सीटों पर कमल खिलाए और वहां से आते हैं मनोहर लाल पंत, मन्नू कोरी समुदाय जो सबसे नीचे की जाती है, मतलब दलितों से ठीक ऊपर कह सकते हैं उनको, बहुत कमजोर स्थिति में होती है। तो ये कोरी समुदाय, इसलिए ये बीजेपी जिन निचली जातियों को लाने की कोशिश कर रही है वो है। और बुंदेलखंड, सबसे महत्वपूर्ण बात है बुंदेलखंड, ये सारे लोग बीएसपी को वोट करते थे, अब ये सारा पलट गया है। मल्लाह, बिंद, कोरी, गोंड, पटेल, ये सारे बीजेपी में आ गए। बिल्कुल, लगातार हम ये बात करते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी छोर में ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां कमल ना खिला हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश में कमल खिला और उसकी बड़ी वजह यही, जिस तरीके से बीजेपी ने इन तमाम जातियों को अपने साथ जोड़ा और अब मंत्रिमंडल में ये प्रतिनिधित्व भी। कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संदीप संविधान के सिंह प्रति सच्ची श्रद्धा शपथ ले रहे हैं राज्य मंत्री के तौर पर, ये भी सियासत विरासत की कर रहे हैं। जी, भाजपा में भी जो वंशवाद का कमल खिल रहा है उसकी ये नई पौध है, सबसे नई पंखुड़ी है उसकी, अगर ये देखा जाए। और अब देखा जाए तो ये तीसरी पीढ़ी आ गई है बीजेपी में भी। कल्याण सिंह, उससे पहले उनके बेटे राजवीर और अब जो है उनके पोते भी सामने आ चुके हैं। लेकिन हाँ, एक कल्याण सिंह अगर देखा जाए तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम रहे हैं और अब उस विरासत को यहाँ पर भुनाया भी कसके है बीजेपी ने, तो ये उनकी मजबूरी और जरूरत दोनों ही थी। देखिए, कुल मिला के परिवारवाद की बात भी कही जा सकती है, लेकिन लोध के वोट हैं और इन वोटों की भी बीजेपी को बहुत जरूरत है। और इससे पहले जो बुंदेलखंड की बात हो रही थी, मैं खुद बुंदेलखंड में जाके आया था, मुझे लगा बुंदेलखंड के लोग जाति से हटकर एक ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते थे जो वाकई में उनकी जिंदगी में बदलाव कर सके। इसीलिए सकारात्मक इसे जनादेश माना गया है, सकारात्मक वोट जो विकास के नाम पर हुआ है फैसला। श्री सुरेश पासी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। सुरेश पासी, एक और ऐसी जाति को प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिल रहा है जो अब तक सत्ता के स्वाद चखने से दूर रही है और जो नॉन जाटो दलित इंजीनियरिंग का ये हिस्सा है। और पासियों का वोट का अवध इलाके में खास तौर से बहुत सेंट्रल पूरे यूपी में बहुत बढ़िया है, कुछ जगह कॉन्सेंट्रेटेड है और वो अभी तक पहले समाजवादी पार्टी का, फिर कांग्रेस की तरफ, इसकी तरफ ही रहे हैं, बीजेपी की तरफ नहीं आते थे। इस बार लग रहा है कि वो शिफ्ट भी बीजेपी कराने में सफल हुई है। बीजेपी के पास जो गैर जाटो वोट, जो दलितों की जो कोशिश थी, उसमें खटीक और पासी और वाल्मीकि, ये 3 गैर जाटो जातियां थी जिन पर शुरू से गोविंदाचार्य के समय से ये सोशल इंजीनियरिंग जो शुरू हुई थी, उस समय की बातें हैं। ये पिछली सरकारों में भी ये कोशिश होती रही है, लेकिन ये लगातार देखा जा रहा था कि रायबरेली और अमेठी का जो क्षेत्र था वो कांग्रेस के प्रथम परिवार। बहुत अहम बात आपने कही है, कांग्रेस के गढ़ में जो हाँ, ये असली में है कि रायबरेली और अमेठी के गढ़ में जाके सेंध लगाई है और इन्हीं जातियों की वजह से 2009 में आप देखिए कांग्रेस को इसी बेल्ट से काफी 22 सीटें मिल गई थी सांसदों की। तो वो सारा शिफ्ट हो रहा है बीजेपी में और ये लंबे समय से निश्चित रूप से कोशिशों का फल है। जो बिल्कुल यही वो वोट बैंक जिसकी बढ़त बीजेपी को मिली और ये प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है। 312 खुद बीजेपी को सीटें मिली और सहयोगियों को मिलाकर 325 सीटें हासिल की हैं बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश में ये प्रचंड बहुमत और यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी राज का आगाज और ये टीम योगी जिसका शपथ ग्रहण जारी है।
यदि माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। शपथ समारोह की कार्यवाही समाप्त करने की मैं अनुमति प्रदान करता हूं। माननीय राज्यपाल जी की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। राष्ट्रगीत के अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।